नमस्कार। आज के इस शानदार और बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि सच में एक टाइम ट्रैवल करेंगे। हम भारत के उस सबसे ज्वलंत और संघर्षपूर्ण अर्धशतक 1905 से 1950 तक की गहराई में उतरेंगे, जिसने हमारे आज की नींव रखी है। और फिर सीधे छलांग लगाएंगे मई 2026 में। देखेंगे कि कैसे वो ऐतिहासिक नींव आज के नए भारत को एक वैश्विक सुपर पावर बना रही है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम आंदोलन के उदय को समझेंगे, फिर संघर्ष की उड़ान और अंततः स्वतंत्रता और संविधान के निर्माण को देखेंगे। इसके ठीक बाद हम एक टाइम जंप लेंगे और 2026 की वैश्विक रिपोर्ट्स, खेल, सम्मेलनों और कुछ बेहद प्रमुख नियुक्तियों और निर्णयों पर नजर डालेंगे। बहुत कुछ है कवर करने को, तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, आंदोलन का उदय 1905 से 1919। आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली असली चिंगारी यहीं से भड़की थी। हवा में एक नई चेतना थी। कहानी शुरू होती है 1905 के बंगाल विभाजन से। लॉर्ड कर्जन के उस एक फैसले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और इसके जवाब में क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और गूंज उठी स्वदेशी आंदोलन की। फिर 1909 में अंग्रेजों ने मार्ले मिंटो सुधार के जरिए सांप्रदायिक निर्वाचन लाकर हमें बांटने की चाल चली। लेकिन 9 जनवरी 1915 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। महात्मा गांधी भारत लौट आए। सच कहूं तो एक नए युग का आगाज हो चुका था। और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। 1907 का ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन। यहां आप स्पष्ट रूप से वैचारिक मतभेदों की वो गहरी दरार देख सकते हैं जिसने कांग्रेस को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ था गरम दल, जो तुरंत और उग्र बदलाव चाहता था, और दूसरी तरफ नरम दल, जिनका भरोसा संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों में था। ये विभाजन भारत की राजनीतिक दिशा का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन देखिए, वक्त के साथ हालात कैसे बदलते हैं। 1916 के लखनऊ पैक्ट में ये दोनों दल फिर से एक हो गए और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मजबूत मिसाल भी दिखी। इसके ठीक 1 साल बाद 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में तिनकठिया प्रथा के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह किया। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, है ना? लेकिन फिर आता है 1919 का वो काला साल। ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला वो क्रूर रॉलेट एक्ट लागू हुआ। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो हुआ, निहत्थे लोगों पर जो गोलियां बरसीं, उसने पूरे देश को एक ऐसा गहरा घाव दिया जो शायद आज तक नहीं भरा है। भाग 2, संघर्ष की उड़ान 1920 से 1930। अब यह संघर्ष सिर्फ कुछ नेताओं के बंद कमरों तक सीमित नहीं था। ये एक विशाल जन आंदोलन बन चुका था। ऊर्जा एकदम चरम पर थी। 1920 में पूरे देश ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। सोचिए, छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दीं। लेकिन 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई, उसके बाद गांधी जी ने अचानक इस विशाल आंदोलन को वापस ले लिया। एकदम से सन्नाटा छा गया। और इसी सन्नाटे या शून्यता को भरने के लिए 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया, ताकि राजनीतिक मोर्चे पर लड़ाई जारी रहे। इसी दशक ने हमें कुछ बेहद साहसिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं भी दीं। 1924 के बेलगाम अधिवेशन को ही ले लीजिए, जहां पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर आई 9 अगस्त 1925 की वो सिनेमाई रात, जब राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे शूरवीरों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। क्या हिम्मत रही होगी उनकी। और फिर 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो पूरे देश ने काले झंडे लहराते हुए आसमान को साइमन गो बैक के नारों से गुंजा दिया। आगे चलकर 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लेकर आए, जो हमारा अपना संविधान बनाने का पहला बड़ा और सीरियस प्रयास था। और फिर आया 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन। सोचिए उस मंजर को। आधी रात का वक्त, रावी नदी का तट, और जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराते हुए पूर्ण स्वराज का ऐलान कर दिया। कमाल की ऊर्जा थी। और इसी ऊर्जा के साथ 1930 में साबरमती से दांडी तक का वो महाकाव्य नमक मार्च शुरू हुआ, जिसने सच में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। भाग 3, स्वतंत्रता और संविधान 1931 से 1950।
अब हम इतिहास के उस अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां बलिदान भी सबसे बड़े थे और विजय भी सबसे महान। इस स्लाइड में एक बहुत ही दिलचस्प और भावुक करने वाला कॉन्ट्रास्ट है। 1931 में एक तरफ तो गांधी इरविन पैक्ट जैसी कूटनीतिक बातचीत चल रही थी और ठीक उसी समय 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बिल्कुल बेखौफ होकर हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। आगे 1932 में गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट हुआ और जैसे जैसे हम 1940 तक पहुंचे, व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव के जरिए हमारी आज़ादी की मांग बिल्कुल साफ और तेज हो गई। और फिर 1942 का वो पल आया जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश में आग लगा दी। अंग्रेजों को अब समझ आ चुका था कि भाई अब उनका खेल खत्म है। 1946 में संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया और आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसने माउंटबैटन योजना के तहत भारत को हमेशा के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। सदियों की गुलामी के बाद आखिरकार भारत ने अपनी नियति खुद लिखी। 26 नवंबर 1949 को हमारा अपना संविधान बन के तैयार हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को जब ये पूर्ण रूप से लागू हुआ तो भारत दुनिया के नक्शे पर एक पूर्ण और गर्वित गणतंत्र बन गया। वो जो संघर्ष की आधी सदी थी ना, वो एक शानदार संविधान के साथ अपने मुकाम पर पहुंच गई। भाग 4, भारत और वैश्विक रिपोर्ट 2026। चलिए अब इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे आज के मॉडर्न युग में जंप करते हैं। वो देश जिसने कभी अपनी आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया था, आज वो ग्लोबल स्टेज पर क्या कमाल कर रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $137 बिलियन। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के आंकड़े बताते हैं कि भारत विदेशों से पैसा यानी रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में दुनिया का निर्विवाद बॉस बन गया है। हम $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के इकलौते देश हैं और हमने मेक्सिको को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये है आज के भारत की असली ताकत। भाग 5, खेल और राष्ट्रीय सम्मेलन। 2026 का भारत सिर्फ इकोनॉमी के मामले में ही आगे नहीं है, हम खेल और बड़े वैश्विक सम्मेलनों का भी एक प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस या आईबीसीए शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी की। आपको याद होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर भारत ने ही इस गठबंधन की शुरुआत की थी। इस बार की थीम बहुत ही स्पष्ट और जरूरी है, बड़ी बिल्लियों को बचाओ, मानवता को बचाओ, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाओ। और इसी सम्मेलन में ऐतिहासिक दिल्ली घोषणा को भी अपनाया गया। पर्यावरण संरक्षण में अब भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो नई दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम 2026 राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां 35 से भी ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। वैसे एक मजेदार बात याद दिला दूं, 2019 में जब भारत ने कटक में इसकी मेजबानी की थी ना, तो हमने सारे के सारे 7 स्वर्ण पदकों पर क्लीन स्वीप कर लिया था। हमारी खेल क्षमताएं वाकई हर दिन एक नया मुकाम छू रही हैं। भाग 6, प्रमुख नियुक्तियां और राष्ट्रीय निर्णय। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी चरण में आ गए हैं, जहां हम डिफेंस, शासन और संस्कृति से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प और आधुनिक बदलावों को देखेंगे। देखिए, भविष्य की जंग सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ी जाएगी। इसीलिए DRDO ने नई दिल्ली में एक नया CBRN फील्ड ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। इसका मतलब है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों से निपटना। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना, लेकिन आज के इस अप्रत्याशित और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के दौर में हमारी सेनाओं को इस तरह के खतरों के लिए तैयार रखना बिल्कुल जरूरी है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इसके अलावा प्रशासन और नीतियों में भी कई बड़े और अहम कदम उठाए गए हैं। नीति आयोग ने CPO पोर्टल लॉन्च किया है ताकि पिछड़े जिलों में आखिरी इंसान तक सेवाएं पहुंचाई जा सकें और उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। दूसरी तरफ कानूनी मोर्चे पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण दे दिया गया है। इसका मतलब है कि इसका अपमान भी अब एक दंडनीय अपराध होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अपडेट है। गुजरात की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने अपने समाजशास्त्र के सिलेबस में प्रधानमंत्री की कार्यशैली और दर्शन पर आधारित मोदी तत्व नाम का एक नया मॉड्यूल शामिल किया है।
और जाते जाते भारत के इतिहास को गढ़ने वाले कुछ सबसे अमर ग्रंथों पर एक त्वरित नजर डालना तो बनता ही है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, चाणक्य का अर्थशास्त्र, कल्हन की राजतरंगिणी, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र और गांधी जी की हिंद स्वराज। सच कहूं तो ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो मजबूत वैचारिक पिलर्स हैं जिन पर हमारे देश की महान सभ्यता और इतिहास खड़ा है। तो अब हम इस सफर के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। 1905 से 1950 तक जिन क्रांतिकारियों, नेताओं और लाखों आम भारतीयों ने लाठियां खाईं, जेलें भरीं और अपने प्राणों की आहुति दी, क्या उनका वो अटूट संघर्ष आज 2026 में भारत की इन आसमान छूती वैश्विक और तकनीकी ऊंचाइयों को सीधे तौर पर ऊर्जा नहीं दे रहा है? आज जब